कैसे हो दोस्तों? आज की कहानी एक सच्ची घटना है। चलिए चलते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे खाली गलियारे एक अजीब लय में भर गए थे। कैंपस के सबसे पुराने और सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे स्टूडियो नंबर 6 में जाते समय मंद पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके दोस्तों आकाश और नेहा ने उसे बहुत देर तक न रुकने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज रात उसे पेंटिंग पूरी करनी थी। राहुल इस पर हफ्तों से काम कर रहा था। एक चेहरा विहीन महिला, उसके लंबे काले बाल स्याही की तरह बह रहे थे। उसका शरीर एक पुरानी फटी हुई साड़ी में लिपटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसने उसे क्यों चित्रित किया। उसे बस करना था। सपने उसके शुरू होने के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। हर रात वह उसे अंधेरे में खड़े फुसफुसाते हुए देखता था, ऐसे शब्द जो वह कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात हमेशा स्पष्ट थी, वह खत्म करना चाहती थी। भाई, क्या तुम सच में अकेले रहना चाहते हो? आकाश ने दरवाजे के सहारे झुकते हुए पूछा। राहुल ने कहा, मैं अकेले काम करना ज्यादा पसंद करता हूं, चिंता मत करो। नेहा असहज होकर हिली। 8 बज चुके हैं। ये कमरा मुझे डराता है। बस ठीक से लॉक कर दो, ठीक है? राहुल ने उन्हें जाते हुए एक सहज हाथ हिलाया। कमरे में पुराने पेंट, नम लकड़ी और कुछ सड़ा हुआ गंध आ रही थी। उसने इसे अनदेखा किया, अपने ईयरफोन लगाए और काम पर लग गया। फिर कैनवास पर रंग बदलने लगे। उसका ब्रश तेजी से चलने लगा। उसके स्ट्रोक ज्यादा आक्रामक हो गए। उसके हाथ अब उसके अपने नहीं थे। और फिर उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। राहुल हिचकिचाया। उसने जवाब दिया। स्पीकर से एक कर्कश, विकृत आवाज निकली। इसे खत्म मत करो। उसका पेट मुड़ गया। वह पलटा। कमरा खाली था। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर की लाइट जोर से गूंजी, फिर फट गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। और जब वह कैनवास की ओर मुड़ा, महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने मुस्कान नहीं बनाई थी। फिर दस्तक हुई। दस्तक, दस्तक। राहुल की सांसें तेज हो गईं। दस्तक धीमी थी, जानबूझकर। उसकी कांपती हुई उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर मंडरा रही थीं। उसने खुद को जोर से उसे खोलने के लिए मजबूर किया। कुछ भी नहीं। गलियारा खाली था। दूर के छोर पर टिमटिमाती रोशनी को छोड़कर उसने तेजी से सांस छोड़ी, पीछे मुड़ा। उसका गला भर आया। महिला की आंखें, वे अब वहां थीं, गहरी, खोखली और गलत। जितना वह घूरता, उतना ही वे कैनवास में धंसती हुई लगती, जैसे पेंट के नीचे कुछ सड़ रहा हो। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अज्ञात नंबर। राहुल हिचकिचाया। उसने कॉल को अस्वीकार कर दिया। फोन फिर से बजा, और इस बार पेंटिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, उठाओ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ अपने आप हिल गए, कॉल का जवाब देते हुए। दूसरी तरफ से आवाज अब विकृत नहीं थी, यह नरम थी। महिला, वह मुझे इसे पूरा नहीं करने देगा। कॉल कट गई। फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वे हवा में रेंगते हुए उसके कानों, उसके दिमाग के चारों ओर घूम गए। राहुल ने अपना बैग पकड़ा और भाग गया, लेकिन जब वह चला गया तो उसने कसम खाई। महिला की उंगलियां हिल गई थीं। वे बाहर पहुंच रही थीं। सुबह राहुल नेहा और आकाश के साथ लाइब्रेरी में बैठा था। उसकी हड्डियों में गहरी बेचैनी बस रही थी। मुझे जानना है कि वह कौन है। उसकी आवाज कर्कश थी। वह पेंटिंग सामान्य नहीं है। नेहा ने अपने होंठ काटे। स्टूडियो नंबर 6 के बारे में एक कहानी है।
उन्होंने कॉलेज के अभिलेखागार को खंगाला जो वर्षों की धूल के नीचे दबा हुआ था, और फिर उन्होंने इसे पाया। 30 साल पहले का एक पीला पड़ा हुआ अखबार का कतरन। आर्ट स्टूडेंट अनामिका रॉय की रहस्यमय मौत। स्टूडियो नंबर 6 में शव मिला। राहुल ने इसे पढ़ते हुए हाथ कांपने शुरू कर दिए। कला की एक प्रतिभाशाली छात्रा अनामिका रॉय एक सेल्फ पोर्ट्रेट पर काम कर रही थी, लेकिन एक रात वह स्टूडियो में मृत पाई गई। आंखें गायब थीं, नाखून फटे हुए थे और उसके शरीर के पास एक अधूरी पेंटिंग थी। आकाश की आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। वह तुम्हें इसे पूरा करने के लिए कह रही है। फिर एक और क्लिपिंग निकल गई। दशकों पहले की एक फैकल्टी की तस्वीर। तस्वीर में एक आदमी अलग से खड़ा था, एक प्रोफेसर जिसकी अभिव्यक्ति क्रूर, छायादार थी। प्रोफेसर अमितेश दत्त। राहुल का पेट मुड़ गया। वह उस नाम को जानता था, वही प्रोफेसर जो अभी भी कॉलेज में काम करता था। और फिर उसका फोन बज उठा। अज्ञात नंबर। नेहा ने उसकी कलाई पकड़ ली। राहुल मत करो। लेकिन इस बार उसे पता था कि उसे जवाब देना होगा। दूसरी तरफ से आवाज साफ थी। उसने मुझे रोका, उसने मेरी आंखें निकाल ली, उसे तुम्हें रोकने मत दो। फिर आर्काइव की लाइटें बंद हो गईं और उसके फोन की मंद रोशनी में कांच में एक प्रतिबिंब, एक महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उस रात राहुल स्टूडियो नंबर 6 में वापस आया। ब्रश उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। पेंटिंग में दिख रही महिला अब उसे देख रही थी। उसके होंठ खुल गए। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। उसकी सांस अटक गई। फिर अंधेरे से एक उपस्थिति। एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। प्रोफेसर अमितेश दत्त। उसका चेहरा राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। उससे भी ज्यादा पीला था। पेंटिंग से दूर हट जाओ। प्रोफेसर ने धीमी आवाज में आदेश दिया। राहुल नहीं हिला। दत्त ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां फड़क रही थीं। उसकी पीठ के पीछे कुछ था, एक चाकू। वह यहां नहीं है। दत्त ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर पेंटिंग से खून बहने लगा। कैनवास से गाढ़ा काला लाल तरल पदार्थ बहकर फर्श पर टपकने लगा। दत्त का चेहरा डर से मुड़ गया। नहीं नहीं, वह वापस नहीं आ सकती। राहुल की दृष्टि धुंधली हो गई। उसका हाथ अपने आप हिल गया। अंतिम ब्रश स्ट्रोक। पेंटिंग चीख उठी। दत्त गिर पड़ा, अपना गला पकड़ लिया। आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं। राहुल की आंखों के सामने उसकी त्वचा सड़ रही थी। फिर से सतता शांति। पेंटिंग पूरी हो गई और अनामिका चली गई। अगली सुबह राहुल को स्टूडियो नंबर 6 से निकलने की कोई याद नहीं थी। पेंटिंग गायब हो गई। प्रोफेसर अमितेश दत्त लापता बताए गए। कोई शव कभी नहीं मिला। लेकिन कुछ सप्ताह बाद फैकल्टी विंग में एक नया चित्र दिखाई दिया। धंसी हुई, मृत आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी। उसके होंठ दर्दनाक चीख में मुड़ गए। कांच टूट गया और पूरे गलियारे में चीख पुकार मच गई। राहुल की जिंदगी एक दुस्वप्न बन गई थी। प्रोफेसर दत्त की पेंटिंग उसे सिर्फ सपनों में ही नहीं बल्कि हर पल सताती रहती थी।
बूढ़े की धंसी हुई मृत आंखें उसे जहां भी जाती थीं उसका पीछा करती थीं, और फुसफुसाहटें, वो भयानक फुसफुसाहटें कभी बंद नहीं होती थीं। वे उसके दिमाग में घुस जाती थीं, उसके विचारों के इर्द गिर्द घूमती थीं, उसे स्टूडियो नंबर 6 में वापस जाने के लिए उकसाती थी। लेकिन इस बार राहुल अकेला नहीं था। अनामिका की उपस्थिति अब ज्यादा मजबूत थी। उसकी आवाज साफ थी। वह अब फुसफुसाती नहीं थी, वह बोलती थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी कला, मेरी जिंदगी, मेरी आंखें। वो तुम्हें भी नहीं छीन सकता। राहुल को समझ नहीं आया अनामिका ने प्रोफेसर दत्त को क्यों मारा था, उसने उसके साथ क्या किया था, और अब वह उसे क्यों बचा रही थी। उसे जवाब चाहिए थे और उन्हें खोजने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी। राहुल कॉलेज के अभिलेखागार में वापस लौटा। इस बार उसके साथ नेहा और आकाश भी थे। उन्होंने दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगाले जब तक उन्हें एक छिपी हुई फाइल नहीं मिल गई। एक डायरी जो अनामिका रॉय की थी। पन्ने पीले और भंगुर थे, लेकिन उसके शब्द अभी भी सुपाठ्य थे, दर्द, क्रोध और न्याय के लिए एक हताश याचिका से भरे हुए। अनामिका सिर्फ एक प्रतिभाशाली कलाकार ही नहीं थी, वह एक विलक्षण प्रतिभा थी। उसके काम की प्रशंसा की गई और उसे सराहा गया। लेकिन उसकी सफलता ने प्रोफेसर अमितेश दत्त का ध्यान आकर्षित किया, जो ईर्ष्या और लालच से ग्रस्त व्यक्ति था। दत्त ने उसके विचारों को चुरा लिया था, उन्हें अपना बताकर, और जब अनामिका ने उसका सामना किया तो उसने सबसे क्रूर तरीके से बदला लिया। अनामिका ने लिखा था, उसने मेरी आंखें ले लीं। उसने कहा कि मैं फिर कभी पेंटिंग नहीं करूंगी, लेकिन वह गलत था। मेरी कला मेरी आत्मा है और वह इसे मुझसे नहीं छीन सकता। डायरी अचानक समाप्त हो गई। अंतिम प्रविष्टि उसकी मृत्यु की रात की थी। अनामिका एक स्वचित्र पर काम कर रही थी, एक उत्कृष्ट कृति जो दत्त के अपराधों को दुनिया के सामने उजागर करेगी। लेकिन दत्त ने उसे पा लिया था। उसने उसे मार डाला था, उसकी आंखें निकाल ली थीं और उसके शरीर को स्टूडियो नंबर 6 में छोड़ दिया था। उसकी अधूरी पेंटिंग उसके बगल में रखी थी। उस रात राहुल स्टूडियो नंबर 6 में वापस आया। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी, छायाएं गहरी, अधिक भयावह थीं। प्रोफेसर दत्त की पेंटिंग वहां थी। उनका चेहरा पीड़ा में मुड़ा हुआ था। उनकी खोखली आंखें एक भयानक अव्यक्त क्रोध से भरी हुई थीं। और फिर दत्त की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हें लगता है कि तुम वह काम पूरा कर सकते हो जो उसने शुरू किया था? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? राहुल मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था। प्रोफेसर दत्त दरवाजे पर खड़े थे। उनका रूप छाया की तरह टिमटिमा रहा था। उनकी आंखें घृणा से जल रही थीं। लेकिन वह अकेला नहीं था, अनामिका भी वहां थी। उसका रूप धुंधला लेकिन स्पष्ट था। उसकी खोखली आंखें दत्त पर टिकी हुई थीं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अनामिका ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और अडिग थी। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। दत्त राहुल पर झपटा। उसके हाथ हवा में पंजे मार रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। लेकिन अनामिका उससे तेज थी। वह उनके बीच में आ गई। उसका रूप जम गया। उसकी उंगलियां दत्त के गले के चारों ओर कस गईं। दत्त के शरीर के सड़ने, उसकी त्वचा के छिलने, उसकी आंखों के खोपड़ी में ढांसने से कमरा एक बहरा कर देने वाली चीख से भर गया। और फिर वह चला गया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। दत्त की उपस्थिति बनी रही। उसकी नफरत इतनी प्रबल थी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था। वह वापस लौटा, उसका रूप और भी विकृत, और भी राक्षसी। उसका गुस्सा राहुल पर लक्षित था। दत्त ने गुर्राते हुए कहा, उसने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम भी वैसा ही भुगतोगे जैसा मैंने भुगता। राहुल लड़खड़ाता हुआ वापस लौटा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह दत्त से अकेले नहीं लड़ सकता था। उसे अनामिका की मदद की जरूरत थी। लेकिन वह फीकी पड़ रही थी। उसका रूप टिमटिमा रहा था। उसकी ताकत कम हो रही थी। इसे खत्म करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पेंटिंग खत्म करो। दत्त का रूप टिमटिमाया। उसका क्रोध आतंक में बदल गया क्योंकि उसे पेंटिंग में वापस खींच लिया गया। उसका शरीर सड़ रहा था। उसकी आंखें उसकी खोपड़ी में धंस रही थीं। और फिर वह चला गया। अगली सुबह राहुल अपने छात्रावास के कमरे में उठा।
उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका दिमाग धुंधला था। पेंटिंग चली गई थी, फुसफुसाहटें चली गईं और प्रोफेसर दत्त भी चले गए। लेकिन जैसे ही राहुल बैठा, उसकी नज़र उसकी मेज पर एक छोटे मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। उसे खोलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह एक स्केच था, भद्दा, जल्दबाजी में बनाया गया, लेकिन अचूक। लंबे काले बालों और खोखली आंखों वाली एक महिला, अनामिका, और स्केच के नीचे खुरदरी लिखावट में एक शब्द लिखा था, याद रखना। कई सप्ताह बीत गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जीवन सामान्य हो गया। प्रोफेसर दत्त के लापता होने की घटना को आखिरकार भुला दिया गया। उसकी जगह नए घोटाले, नई अफवाहें, नई कहानियां आ गईं। लेकिन राहुल कभी नहीं भूला, वह भूल नहीं सका। यादें बहुत ज्वलंत, बहुत वास्तविक थीं। उसने फिर कभी पेंटिंग नहीं की। वह खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सका। लेकिन कभी कभी देर रात वह खुद को एक खाली कैनवास के सामने खड़ा पाता। उसका हाथ ब्रश की ओर बढ़ता, उसके दिमाग में फुसफुसाहट गूंजती, इसे खत्म करो। और वह याद रखता, अनामिका रॉय की विरासत, अधूरी पेंटिंग का अभिशाप और भूलने की कीमत। लेकिन स्टूडियो नंबर 6 की छाया में कुछ हलचल हुई। एक कैनवास खाली और इंतजार कर रहा था, और कांच के पीछे से कुछ हिल गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये कभी खत्म नहीं होगी। कमेंट करें कि क्या आप अनामिका की पेंटिंग बनाना चाहते हैं।